नमस्कार। आज हम आरबीएससी की पुस्तक कक्षा 6 की इतिहास का नया वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो आज का पहला अध्याय है, ऐसे अध्याय नंबर 16 है, उसका नाम है हमारा अतीत। इसमें हम पूरी किताब को नहीं पढ़ के जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसी का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम आगे। प्राचीन समय के जीवन और परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना ही हमारे अतीत को जानना और पहचानना है। अब अतीत क्या होता है? अतीत होता है प्राचीन समय का जो हमारा जीवन है। अतीत क्या होता है? प्राचीन समय का जो हमारा जीवन और परिस्थितियां हैं उसकी जानकारी प्राप्त करना और हमारे अतीत को जानना और पहचानना, ये क्या है? हमारा अतीत है। साथ में आप नोट भी करते जाना। आगे है, हमारे अतीत में जो ज्ञान के भंडार है उसका पता हमें पुरातन सामग्री, शिलालेख आदि से चलता है। हमारे अतीत में जो भी ज्ञान के भंडार है उसका पता हमें किससे चलता है? जो भी पुरातन सामग्री है, शिलालेख है, इन सब से चलता है। नेक्स्ट, हजारों वर्ष पूर्व अनेक प्राचीन नगर गांव नष्ट हो गए अथवा उनके मकान धरती में समा गए। उनकी खुदाई में वे सभी चीज़ें निकली जो उनके काम आती थी। यही चीज़ें इतिहास के स्रोत के रूप में मानी जाने लगी। तो हजारों वर्ष पूर्व क्या हुआ? बहुत सारे नगर गांव ये नष्ट हो गए और उनकी जो मकाने धरती में समा गए। तो उनकी खुदाई में वे सभी चीज़ें निकली। बाद में क्या करा गया? उनकी खुदाई की गई तो खुदाई में वे सभी चीज़ें निकली जो उनके काम आती थी, वो जो काम में लेते थे। तो ये सब क्या है? इतिहास के स्रोत के रूप में मानी जाने लगी, क्योंकि हमें कोई ना कोई उनका सबूत मिला। तो एक तरीके से ये इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोग में आने लगी। नोट कर लीजिए आप ये भी। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हम ऐतिहासिक स्रोतों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अब ऐतिहासिक स्रोतों को जो है 3 भागों में बांटा गया। एक पुरातात्विक स्रोत, 2 साहित्यिक स्रोत, 3 वंशावलियाँ, 4 विदेशी पुरालेख और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो सबसे पहले कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत, साथ साथ नोट भी करते जाए। दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा वंशावलियाँ, चौथा पुरालेख एवं विदेशी यात्रियों का विवरण। नेक्स्ट है आगे पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जो पुराने हैं और पुरातत्ववेताओं द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जो बहुत पुराने हैं और जिनको किसके द्वारा? पुरातत्ववेताओं के द्वारा इकट्ठा किया गया है। तो अब पुरानी चीज़ों में देखो क्या क्या आएगा? एक भवन, स्मारक, किले, सिक्के, शिलालेख, ये सभी पुरातात्विक स्रोत हैं। तो जितने भी पुराने भवन हैं, प्राचीन स्मारक हैं, किले हैं, सिक्के हैं, शिलालेख हैं, ये सभी क्या हैं? पुरातात्विक स्रोत हैं। शिलालेख, अब शिलालेख क्या होता है? बाकी आप भवन, स्मारक, किले, सिक्के तो जानती हो। शिलालेख क्या होता है? पत्थर या धातु पत्र पर जो लेख लिखा जाता है उन्हें हम शिलालेख कहते हैं। तो शिलालेख क्या होता है? जो पत्थर या धातु पे जो भी, ये जैसे पत्थर है, ये पत्थर है, कोई भी धातु है, इसके ऊपर जो भी लेख लिखा जाता है, इस तरह से ये जो लेख लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं। नेक्स्ट, अब दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। कथा, कहानी व किसी की भी भाषा व लिपि के ग्रंथ जो लिखित रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अब कोई भी कथा है, कोई भी कहानी है, या किसी भी भाषा में या किसी भी लिपि में कोई भी जो ग्रंथ है, अगर वो लिखित रूप में हमें प्राप्त होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। थर्ड है वंशावलियाँ। तो वंशावली क्या होती है? जन्म से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा जो वंशावली लेखों की बहियों में लिखा जाता है। अब मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के बारे में संपूर्ण लेखा जोखा जो वंशावली लेखक जो होते हैं उनकी जो पुस्तकें होती है उसमें लिखा जाता है, उसे वंशावली कहा जाता है। तो ये वंशावली की जो परंपरा है हमारे पूर्वजों द्वारा विकसित की गई। तो वंशावली की परंपरा किसके द्वारा विकसित की गई? हमारे पूर्वजों के द्वारा विकसित की गई। अब ये वंशावली कौन लिखता था? तो ये वंशावलियाँ जो है अनेक अनेक समुदाय की अनेक जाति के समुदायों द्वारा लिखी जाती थी, जिसमें राव, भाट, बारोट, जागा, तीर्थ पुरोहित जिन्हें पंडे बोला जाता है, रानी मंगा, हेलवा, पंजीकार आदि समुदायों के द्वारा ये वंशावलियाँ लिखी जाती थी।
स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नोट करना है तो कर लीजिए। नेक्स्ट, चौथा है पुरालेख एवं विदेशी यात्रियों का वर्णन। ऐसे सरकारी, गैर सरकारी व व्यक्तिगत दस्तावेज जिनसे हमारे पूर्वजों के रहन सहन व संस्कृति की जानकारी मिलती हो तथा बाहर से आने वाली यात्रियों के अनुभव आदि की जानकारी प्राप्त होती हो, वे पुरालेख और विदेशी यात्रियों का विवरण कहलाते हैं। तो पुरालेख और विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में किससे पता चलता है? जो भी सरकारी या गैर सरकारी या व्यक्तिगत दस्तावेज है जिनसे हमारे पूर्वजों के रहन सहन और संस्कृति की जानकारी मिलती हो और बाहर से आने वाली यात्रियों के अनुभव की जानकारी प्राप्त होती हो, वे सभी पुरालेख और विदेशी यात्रियों का वर्णन कराते हैं। इन्हें ही हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। जैसे हेनसांग और मैगस्नेज, ये दोनों जैसे हेनसांग और मैगस्नेज, इनका भारत संबंधी विवरण, ये भारत आए थे तो इन्होंने पूरी भारत के बारे में जानकारी इकट्ठी करके लिखा, तो ये हमारे आज प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। तो ये हमारा एक इतिहास का स्रोत है। पूरा ऐतिहासिक काल का मानव जीवन। अब पूरा ऐतिहासिक काल में मानव का जीवन कैसा था? पहला नंबर, मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल प्रागैतिहासिक काल या पूरा ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि पूरा ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल किसे बोलते हैं? तो मनुष्य के जन्म से लेकर जब तक लिपि का विकास नहीं हुआ तब तक के काल को प्रागैतिहासिक काल या पूरा ऐतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की उत्पत्ति, जो हमारे वैज्ञानिक है ना वो बोलते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो करोड़ों वर्ष पहले हुई, जबकि मनुष्य की उत्पत्ति 40 लाख वर्ष पूर्व हुई होगी। ऐसा कौन मानता है? हमारे वैज्ञानिक। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब मानी उन्होंने? करोड़ों वर्ष पहले। और मनुष्य की उत्पत्ति कब मानी? 40 लाख वर्ष पहले हुई होगी, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों ने माना है। विश्व के अनेक स्थान से मानव की खोपड़ी व हड्डियां मिली है, जो लगभग 1.5, यहाँ पे लाख लिखना रह गया था, 1.5 लाख। तो विश्व के अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ पे मानव की खोपड़ी और हड्डियां मिली है, जो लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी मानी गई है। आज से 10,000 वर्ष के पूर्व का समय पूरा ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। तो पूरा ऐतिहासिक काल का समय क्या माना गया? आज से 10,000 साल के पहले का जो समय है उसे क्या बोला गया? पूरा ऐतिहासिक काल। इसी काल को पाषाण काल या प्रस्तर काल भी कहा जाता है। किसे? पूरा ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल या प्रस्तर काल भी कहा जाता है। अब पाषाण काल या प्रस्तर काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मानव जो था वो क्या कर रहा था? पत्थर के औजार बनाने लगा था, पत्थर से ही सारे कार्य वो कर रहा था, इस कारण इसको पाषाण काल या प्रस्तर काल भी कहा जाता है। इस काल में आदि मानव घुमक्कड़ जीवन बिताता था। जो पूरा ऐतिहासिक काल बोलो या प्रस्तर काल बोलो या पाषाण काल, तो इस काल में क्या था? जो आदि मानव था वो घुमक्कड़ जीवन बिताता था, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। एक स्थान पर रहता, वहाँ खाना समाप्त हो जाता, फिर दूसरे स्थान पर चले जाता और वो समुदाय बनाकर रहने लगा था। और इसके अलावा पत्थर के टुकड़े काटकर पतली धार वाले हथियार, आरी, चाकू बनाकर उनका प्रयोग करने लगा था। तो पत्थर से कौन कौन से औजार बनाने लगा था? आरी, चाकू आदि औजार बनाने लगा था और उनका प्रयोग भी करने लगा था। साथ ही वो हथौड़ा ये भी बनाने लगा था और उसमें हत्थे भी लगाने लगा था, लकड़ी के हत्थे भी लगाना शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ? घुमक्कड़ जीवन बिताते बिताते जब पत्थर की खोज कर ली उसने तो धीरे धीरे और भी सामान की खोज की, तो उसका स्थायी जीवन का प्रारंभ हुआ मनुष्य के। तो धीरे धीरे मनुष्य को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, ज्ञान होने लगा धीरे धीरे मनुष्य को अपने आसपास की वस्तुओं का, और वह अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को जुटाने लग गया, मतलब अपनी आवश्यकता की जो उसकी ज़रूरत की वस्तु है उनको वो इकट्ठा करने लग गया। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। सबसे पहले तांबा, फिर जस्ता, फिर सीसा खोजा गया। तो धीरे धीरे मानव को एहसास हुआ जिसकी इसको जरूरत है इकट्ठा करने लगा, तो उसने क्या करा? धातु की खोज की, पत्थर की खोज की, पत्थर के बाद धातु की खोज की। तो सबसे पत्थर के बाद सबसे पहले उसने तांबा खोजा, फिर जस्ता और फिर सीसा खोजा गया। तो ये क्रम भी याद होना चाहिए, सबसे पहले तांबा, फिर जस्ता और फिर सीसा खोजा गया। तो सब पत्थर के बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे की खोज की, और पत्थर के बाद जो सबसे पहले खोज की मनुष्य ने वो क्या थी? कौन सी धातु थी? तांबा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और तांबे की खोज तो की सही, साथ ही वो स्थायी जीवन जीते उसने
पेड़ का जो मोटा तना है उसको लुढ़कते हुए देखा, तो ऐसे देखकर उसने पहिया बनाना सीखा। पहिया बनाना सीखा तो परिवहन के साधनों का भी विकास होने लगा। आगे है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सबसे पहले सिंधु सरस्वती के मैदानी भागों में नगर सभ्यता का विकास हुआ। तो सबसे पहले नगर सभ्यता का विकास कहाँ पे हुआ? तो कहाँ होगा? सिंधु सरस्वती के मैदानी भागों में सबसे पहले नगर सभ्यता का विकास हुआ। तो सबसे पहले 1922 ईस्वी में पंजाब के हड़प्पा, उसके बाद सिंधु के मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खुदाई से इस नगर सभ्यता का पता चलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पता कहाँ से चलता है? सबसे पहले खुदाई की गई 1922 ईस्वी में। एक तो पंजाब के जो हड़प्पा और उसके बाद सिंधु का जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान है वहाँ खुदाई की गई। तो वहाँ खुदाई से ही इस सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर सभ्यता का पता चला था। आगे सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब प्रमुख स्थल कौन कौन से थे सिंधु सरस्वती सभ्यता के? कहाँ कहाँ से सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए? तो एक है मोहनजोदड़ो, एक है हड़प्पा, एक है कोटदीजी और एक चन्हुदड़ो। ये सब वर्तमान अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। यहाँ से भी सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। कहाँ से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी और चन्हुदड़ो। ये सभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। भारत के पंजाब में चंडीगढ़ के पास रोपड़, गुजरात में लोथल व धोलावीरा और राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगा। तो पंजाब में तो कौन सी जगह? चंडीगढ़ के पास है रोपड़, ऐसे ही गुजरात में लोथल व धोलावीरा और राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगा। यहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो पंजाब और गुजरात, राजस्थान के कालीबंगा, गुजरात के धोलावीरा, लोथल और पंजाब के जो रोपड़ है, यहाँ जो सभ्यता फैली हुई है, ये नगर सभ्यता फैली है, उसको सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता या हड़प्पा की संस्कृति कहते हैं। ये संस्कृति संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तरी राजस्थान में फैली हुई थी। तो ये संस्कृति क्या है? संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी, गुजरात और उत्तरी राजस्थान में फैली हुई थी। ये संस्कृति ईसा से 2500 वर्ष एवं वर्तमान से 4500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये ईसा से जो कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुरानी, और वर्तमान के हिसाब से कितनी पुरानी है? 4500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। अब वैदिक संस्कृति। इस वैदिक संस्कृति का जो जन्म हुआ वो भी सरस्वती नदी के किनारे पर ही हुआ। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? सरस्वती नदी के किनारे पर हुआ था। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल क्या है? शिवालिक पहाड़ी से माना जाता है। अब सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो किसे माना जाता है? शिवालिक की पहाड़ी से माना जाता है। वर्तमान में इस नदी लुप्त हो चुकी है। यह नदी हरियाणा, राजस्थान में होती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती थी। जब उस समय क्या था, ये जो नदी थी ये क्या है? हरियाणा से राजस्थान में आती थी और अंत में कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है वहाँ पर गिरती थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता का नगर नियोजन। अब नगर नियोजन में देखना सबसे विशेष बात क्या थी? यहाँ का विकसित नगर निर्माण योजना। सिंधु सरस्वती सभ्यता जो थी यहाँ की सबसे खास बात क्या थी? एक विकसित नगर निर्माण योजना, इसकी एक खास बात थी। नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि ये जाल की तरह फैले हुए थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो नगर है उनके बारे में एक विशेष बात यह भी थी कि ये जाल की तरह फैले हुए थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस तरह से ये ग्रिड प्रणाली चलती थी वहाँ पे, इस तरह से समकोण पर सड़कें काटती थी और ये जाल की तरह फैले हुए थे। हड़प्पा के दुर्ग सबसे अच्छी इमारतें धान्यगारों की थी। एक हड़प्पा का जो दुर्ग था उसमें जो सबसे अच्छी इमारतें वो किसकी थी? धान्यगारों की, अनाज रखने के भंडारों की थी। खुदाई से पता चलता है कि सभ्यता में 3 सामाजिक वर्ग रहते होंगे। जब इसकी खुदाई की गई तो इससे क्या पता चला कि इसमें 3 तरह के सामाजिक वर्ग के लोग रहते थे। सबसे पहले एक थे शासक वर्ग, दूसरे थे व्यापारी, तीसरे थे मजदूर वर्ग। जो शासक वर्ग जो था वो कहाँ रहता था? दुर्ग में रहते थे। दूसरे टाइप के वर्ग जो थे व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग जो है जो शहर के दूसरे भाग में निवास
करते थे। तीसरे प्रकार के जो है मजदूर वर्ग, एक सेकंड, तीसरे प्रकार के जो व्यापार वर्ग था वो मजदूर वर्ग था, जो गाँवों में रहता था और वो किसान होता था एक तरीके से, जो अन्न पैदा करने का कार्य करते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियाँ बनाई जाती थी वो भी ज़मीन में दबाकर बनाई जाती थी, बाहर दिखती हुई नालियाँ नहीं होती थी। धन्यवाद। आज इतना ही। इसी पार्ट का नेक्स्ट वीडियो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।